Hello students, so in this lecture we will be discussing about electrical instruments. So this is the last topic for this current electricity. तो ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो चैप्टर है मतलब टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस पर क्वेश्चंस आना बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस हैं, क्योंकि हालांकि ये इतने टफ नहीं होते, लेकिन क्योंकि लैब में यूज़ होते हैं और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लेट अस स्टडी वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये आपने शायद कैपेसिटर चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस as shown in figure like this. ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए ये रजिस्टर की वैल्यू P है, ये इसकी Q, इसकी R, इसकी S, और लेट से ये मिडिल रजिस्टर W वो ओम का है, और लेट से हमने ये V वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम सपोज करिए इस सर्किट को एनालाइज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल है y या फिर x, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान ले रहे हैं y है। ठीक है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल x और y मान रहे हैं, और सपोज करिए इस पॉइंट का हम मान ले रहे हैं 0, तो यहाँ का 0 हो जाएगा, तो यहाँ का क्या हो जाएगा v। ठीक है, अब देखिए अगर मैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल लगाऊं इस x और y पॉइंट्स पे, तो मैं लिख सकता हूं कि नेट करंट इनपुट इज इक्वल टू नेट करंट आउटपुट। तो क्योंकि मुझे पता नहीं x पोटेंशियल किस v से ज़्यादा है, या मतलब x का वैल्यू नहीं पता है मुझे, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लूँगा कि सारे के सारे करंट्स आउट गोइंग ही है। हालांकि उसमें से एक नेगेटिव होगा तो वो रीअरेंज हो जाएगा। तो जैसे अगर x के लिए लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 अपॉन R इस वाली ब्रांच के लिए करंट, प्लस x माइनस V अपॉन P, प्लस x माइनस Y अपॉन W। ठीक है, तो ये 3 ब्रांच से करंट जा रहा है, और मैंने मान लिया कि सब x ही सब तीनों पोटेंशियल से ज़्यादा है, V 0 और Y से तीनों से ज़्यादा है x। हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक टर्म इसमें से ज़रूर नेगेटिव होगा, तो इसलिए इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 के बराबर। तो इस तरीके का मैंने आपको किरचॉफ्स रूल्स में भी पढ़ा चुका हूँ, तो वही इक्वेशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसे ही y के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए y माइनस 0 अपॉन s प्लस y माइनस v अपॉन q प्लस y माइनस x अपॉन w इज इक्व टू 0। ठीक है, तो आप ये 2 इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम x और y को इक्वल मान लें, मतलब इफ़ x इज इक्व टू वाई, तो अगर x और y अगर इक्वल होंगे तो फिर क्या होगा, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको मिलेगा ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट P अपॉन Q इज इक्व टू R अपॉन S। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ये अरेंजमेंट था। तो मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो कि अननोन है उसको मैंने सपोज कर लिया x और y, और फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैंने किरचॉफ्स जंक्शन रूल की इक्वेशन यूज़ की, और मैंने ये 2 इक्वेशन बनाई। फिर इन दोनों इक्वेशन में मैंने क्या किया, अगर x और y का वैल्यू सेम हो जाए सपोज, तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, P अपॉन क्यू इज इक्व टू R अपॉन S, ये रिलेशन हमको मिलेगा। तो देखिए इस तरीके की कंडीशन जब
एक्स और वाई पोटेंशियल बराबर हो जाएं, मतलब ये जो मिडिल रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वैल्यू जीरो हो जाए, तो इस तरीके के व्हीट स्टोन ब्रिज को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या नाम इस तरीके की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन होती है कि उसके फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है थर्ड और फोर्थ रेजिस्टेंस के रेशियो से। ठीक है, या फिर हम इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, अगर ये रेशियो इक्वल है तो एक्स और वाई पोटेंशियल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, मान लीजिए जीरो और वी के अक्रॉस, मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और कंडीशन इस तरीके से है कि ये पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस इक्वल है, मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। तो फिर आप सिंपली इसको रिमूव कर दीजिए और फिर पी और आर सीरीज़ में हो जाएंगे और क्यू और एस सीरीज़ में हो जाएंगे, और फिर आप इजीली आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के एक सर्किट को हम बोलते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए इसी डायग्राम को हम कभी कभी ऐसे इस तरीके से भी बना देखते हैं, जैसे सपोज करिए मान लीजिए इस तरीके से है, ये पी और ये क्यू और लेट्स से ये आर और ये एस, इसको पी बना रहा है और ये डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसा ही है। अगर आप इस ए को ए टर्मिनल को अगर आप इस इधर मोड़ देंगे, मतलब इस वायर के अबाउट, तो फिर ये एग्जैक्टली ऐसा ही बन जाएगा। देखिए इस ए टर्मिनल को अगर आप उठा के यहाँ ले जाएंगे तो पी और क्यू लेफ्ट में हो जाएंगे, ये मिडिल वाला रजिस्टर हो जाएगा, और आर और एस राइट साइड में हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसी शेप को इस तरीके से भी बना सकते हैं, और सेकंड आप कभी कभी इस तरीके से भी बना देख सकते हैं इसको। मतलब इस डायग्राम को इस तरीके से भी बना सकते हैं हम, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इसमें भी बिल्कुल सेम ही है, ये पी और क्यू होगा, ये मिडिल रेजिस्टेंस, और ये आर और एस, और मान लीजिए ये लास्ट टर्मिनल्स ए और बी। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ रेजिस्टेंस के रेशियोज की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, अब बात आती है, अगर सपोज करिए हमें कंडीशन ये नहीं मिले, मतलब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज ना मिले, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज मिले, तब हम सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशंस तो हम हमेशा लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो जब आपको एक्स और वाई मिल गया तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे सपोज करिए ये पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर नहीं है, और आपसे मान लीजिए ऐसा पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स और वाई कैलकुलेट कर लेंगे, इस ब्रांच का करंट इस ब्रांच का करंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर ये वाले ब्रांच का करंट आ जाएगा। ये वोल्ट का इस वाली ब्रांच का अगर करंट आया तो आप सिंपली लिख सकते हैं आई इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्व टू वी, तो आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हीट स्टोन ब्रिज। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट इन आउट सिमेट्री। अब देखिए ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन इन आउट सिमेट्री कभी कभी अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में हेल्प करती है हमको। जैसे मान लीजिए मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए इस तरीके का कोई अरेंजमेंट है आपके पास, और सपोज करिए ये 5 ओम है, ये 10 ओम, और ये 10 ओम, और ये 5 ओम। ठीक है, और सपोज
ये 20 ओम्स का है और ये बैटरी लेट से 20 वोल्ट्स की है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब देखिए, जो हमने अभी जस्ट पहले वाला तरीका सीखा है उससे तो हम 100% इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये इन आउट सिमेट्री भी हेल्प करती है। तो व्हाट इज़ दिस, अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे इट इज़ लिटिल बिट सिमेट्रिकल। कैसे? देखिए, जो 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर है वो 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और ये 10 ओम रेजिस्टेंस इधर है तो ये इधर 10 ओम रेजिस्टर। तो इट इज़ लिटिल बिट सिमेट्रिकल। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर करंट इधर से फ्लो कर रहा और इधर से लीव कर रहा है, तो फिर जहाँ पर इनपुट हो रहा है करंट उधर दो ब्रांचेस है 5 और 10 ओम रजिस्टर्स की, और जहाँ टर्मिनेट कर रहा है ये सर मतलब ये रजिस्टर, वहाँ पर भी दो ब्रांचेस हैं जिनके दोनों की वैल्यू क्या है, 5 ओम और 10 ओम। तो इन और आउट दोनों रजिस्टर्स की ब्रांच सेम है। समझ में आया? मतलब जहाँ टर्मिनेट कर रहा है करंट उधर जो रजिस्टर्स कनेक्टेड है वो भी 5 और 10 ओम्स के हैं, और जहाँ पर मतलब एंट्री हो रही है करंट की उस जगह पर भी 5 ओम और 10 ओम के रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके के सर्किट में जिसमें इन आउट सिमेट्री हो तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जो करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा वही करंट इधर फ्लो करेगा, और ऐसे जो करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा वही करंट इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके के सर्किट को हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर यहाँ पर मैं ज़ीरो पोटेंशियल अज्यूम कर लूँ और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट्स। ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 वोल्ट्स। अब देखिए, मुझे इन आउट सिमेट्री से ये पता है कि जो करंट यहाँ पर जा रहा है वही करंट यहाँ जाना चाहिए। तो फिर जो करंट मतलब जो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस रजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल एक्स है सपोज, तो इसके अक्रॉस कितना हुआ 20 माइनस एक्स, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके अक्रॉस भी होना चाहिए। तो 100% यहाँ कितना होना चाहिए 20 माइनस एक्स। समझ में आया? मतलब जब भी इन आउट सिमेट्री होगी तो बैलेंस वीट अनबैलेंस वीट स्टोन ब्रिज में आप क्या कर सकते हैं, मतलब इस तरीके के इन्वर्स रेशियो हो तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक्स यहाँ का पोटेंशियल तो यहाँ का कितना होगा 20 माइनस एक्स। तो आप सिर्फ एक इक्वेशन से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन आपने इन आउट सिमेट्री से लिख दी। अभी आपको वाई नहीं कैलकुलेट करना, सिर्फ आपको एक इक्वेशन में एक्स कैलकुलेट कर एक इक्वेशन से आप एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपको अरेंजमेंट दिया हुआ, लेट्स से ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम, ये नीचे वाले लेट्स से 4 ओम 4 ओम 4 ओम और ये 1 ओम और ये भी 1 ओम, और लेट्स से ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो आपसे पूछा गया मान लीजिए कि आपको इन दोनों ब्रांचेस में करंट बताना है सपोज, या फिर आर इक्विवेलेंट बताना है कितना है। ये अगर टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल अगर बी है तो लेट से आपसे पूछा जाए कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए इस सर्किट में भी आप बोल सकते हैं कि जो जहाँ पर सर्किट टर्मिनेट हो रहा है, रजिस्टर्स टर्मिनेट हो रहा है और जहाँ करंट की एंट्री हो रही है, दोनों जगह रजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम है, तो हम बोल सकते हैं इन दिस सर्किट ऑल्सो देयर एग्जिस्ट इन आउट सिमेट्री। ठीक है, तो क्योंकि इन आउट सिमेट्री है तो हम 100% क्या बोल सकते हैं, जो करंट 2 ओम में इधर जा रहा होगा वही करंट यहाँ पर टर्मिनेट भी होना चाहिए। ऐसे ही जो 4 ओम में इधर जा रहा होगा वही 4 ओम में करंट इधर भी जाना चाहिए। ठीक है, तो अब सोचिए अगर 2 ओम इसमें जाएगा, मतलब इस 2 ओम के अक्रॉस जो करंट है वही करंट इधर भी जाएगा, तो इसका मतलब सेम करंट इधर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी सेम करंट इधर जा पाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम बात हम इसके लिए लिख सकते हैं, जो करंट 4 ओम के अक्रॉस जाएगा वही इधर भी जाना चाहिए, वही इधर भी जाना चाहिए, तभी इसमें और इसमें इक्वल हो पाएगा। मतलब दिस होल करंट शुड पास थ्रू दिस 4 ओम रेजिस्टेंस, नन ऑफ द करंट शुड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज 2 1 ओम रेजिस्टर्स ब्रांच। तो हम इन आउट सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि ये जो 1 ओम के दो रजिस्टर्स हैं
इनके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों 1 ओम को रिमूव कर सकते हैं और इजीली ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम सीरीज़ में हो जाएंगे और 4 ओम 4 ओम 4 ओम भी सीरीज़ में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था इन आउट सिमेट्री के बारे में। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज। ठीक है, अब देखिए इट इज़ नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अब देखिए मैं इसका एक स्कीमेटिक सेटअप बना रहा हूँ किस तरीके का होता है ये। तो देखिए इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है ये, मतलब इस अरेंजमेंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये जो मीटर ब्रिज का क्या होता है, इसमें एक मीटर लेंथ का एक वायर होता है जिसके अक्रॉस हम मतलब ये मेटेलिक प्लेट्स कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। ये 1 मीटर का वायर हो गया, मेटेलिक वायर, जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगा कुछ, और ये कुछ मेटल स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और हम यहाँ पर 2 गैप्स छोड़ते हैं जिसमें हम रजिस्टर्स इंसर्ट कर सकें। तो इसमें एक रजिस्टर हम नोन वैल्यू का डालते हैं और एक रजिस्टर हम अननोन रेजिस्टेंस का डालते हैं। और इट इज़ जनरली यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये सेम, और यहाँ पर हम बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये 5 रजिस्टर्स के जैसा बिहेव करेगा। अगर ये जो इसकी नीडल है इसको हम इसको बोलते हैं जॉकी। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्ट होता है, ऐसा समझिए आप, एक मेटेलिक नीडल है जिससे हम इस वायर को टच कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज में बताया, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंस। तो सेम बात यहाँ पर भी है, इसमें भी 5 रेजिस्टेंसेस बन जाते हैं जब हम इस जॉकी को इस पॉइंट से किसी एक पॉइंट से टच कर देंगे इस वायर के। तो आर एक्स 2 रेजिस्टेंस हुए, गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, और जब आप इससे टच कर देंगे, सपोज यहाँ टच किया, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा इसको। तो एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, तो ऐसे 5 रेजिस्टेंसेज होंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, जब आप इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन जब आप इस जॉकी को स्लाइड करेंगे इस वायर के ऊपर, तो एक एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जिसमें ये आर और ये लेंथ, ये वाला रजिस्टर, और ये एक्स इस वाले रजिस्टर के रेशियो के इक्वल हो रहा होगा। ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो रही होगी, जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इस जॉकी को स्लाइड करके ऐसा पॉइंट सर्च करेंगे कि जिस पॉइंट के लिए इस गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 को पॉइंट करे या फिर 0 डिफ्लेक्शन हो जाए। तो फिर सिंपली आप इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको एल लेंथ पर सपोज यहाँ पर मिला नल पॉइंट जहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन हुआ, या फिर नल पॉइंट, इसको नल पॉइंट भी बोलते हैं। तो हमको नल पॉइंट लेट से एल लेंथ पर मिला। ठीक है, तो फिर रजिस्टर की वैल्यू क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख पाएंगे, आर अपॉन एल इज इक्व टू एक्स अपॉन 100 माइनस एल। तो आप इस इक्वेशन से डायरेक्टली अननोन रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। ठीक है, अब देखिए ये जनरली जब आप लैब में यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर रियोस्टेट यूज़ करते हैं इस रजिस्टर की जगह। रियोस्टेट से फ़ायदा क्या होता है, आप क्या करेंगे, इस आर की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एक्स कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। तो फिर आपको कई सारी वैल्यूज़ मिलेंगी और आप उन सब का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और दैट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एक्स. So this is very simple device to calculate unknown resistance meter bridge. ठीक है. Now coming to next instrument, very important instrument which is called potentiometer. अब देखिए पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं. इट इज़ अ डिवाइस टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस with high accuracy without drawing any current from the circuit. ठीक है. अब देखिए पोटेंशियोमीटर क्या होता है. ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप एक मतलब किसी टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. तो वोल्ट, अभी तक आप पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करते थे, लेकिन वोल्टमीटर का बहुत सारा लिमिटेशंस है. जैसे अगर आप ईएमएफ एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहें तो आप वोल्टमीटर के ज़रिए डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी आप ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप उसको मतलब उस बैटरी के अक्रॉस उस वोल्टमीटर को लगाएंगे उसके पैरेलल में, तो कुछ ना कुछ करंट उस ईएमएफ के मतलब उस बैटरी के थ्रू जरूर पास करेगा. तो फिर जो उस वोल्टमीटर रीड करेगा वो कभी भी ईएमएफ रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर वी कैन नॉट कैलकुलेट ईएमएफ. और ऐसे ही जब भी वोल्टमीटर हम कनेक्ट करते हैं वो कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है ज़रूर. अगर आप मान लीजिए किसी डिवाइस के अक्रॉस पैरेलल में जिसके मतलब दो टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको वोल्टमीटर के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और फिर वोल्टमीटर की रीडिंग मेज़र कर लेते हैं. तो आप डायरेक्टली बोलते हैं इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली वो फॉल्टी अप्रोच है, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट उस वोल्टमीटर के थ्रू भी जाएगा. तो करंट जब ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब वोल्टमीटर के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो फिर करंट की वैल्यू चेंज हो गई. अब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो गया. तो इसका मतलब जो वोल्टमीटर से वोल्टेज कैलकुलेट होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, मतलब इट इज़ ऑफ लो एक्यूरेसी. सो अब मैं पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन मैंने बताया, हाई एक्यूरेसी से आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और वो करंट भी ड्रॉ नहीं करता है, जबकि वोल्टमीटर में ऐसा होता था. तो मैं इसका एक सिंपल डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ आपको. इसमें क्या होता है, एक ईएमएफ, एक बैटरी लगाते हैं हम इस तरीके से, और बैटरी के साथ एक रियोस्टेट कनेक्ट करते हैं और एक अमीटर. ठीक है. और इसमें भी एक वायर रहता है इस तरीके से, और ये वायर काफ़ी लेंथी वायर होता है और अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स तक का लेंथ रहता है इसका. ठीक है. तो और फिर हम क्या करते हैं, जिस भी टर्मिनल्स के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है उन दोनों टर्मिनल्स को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं. यहाँ पर हम ईएमएफ जो भी हमको कैलकुलेट करना है वो यहाँ उसके टर्मिनल्स हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है. तो ये एक वायर फ्रेम होता है, लेट्स से एल लेंथ का ये वायर फ्रेम है, ये ईएमएफ ई हो जाएगा. तो देखिए ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है. अब ये 10 मीटर लेंथ का वायर, आप सोचेंगे लेबोरेटरी में इतना बड़ा मतलब अरेंजमेंट कैसे करेंगे 10 मीटर लेंथ का. तो उसमें क्या करते हैं कि इस वायर को मतलब फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से. जैसे सपोज करिए ये इस तरीके से हमने कुछ प्लेट्स लगा दी, तो वायर को हम फिर ऐसे कनेक्ट करते हैं. ठीक है. इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं लेबोरेटरी में.
तो हम कई सारे फोल्ड्स कर देते हैं, जिससे 1 मीटर की लेंथ में हम एटलीस्ट इस पोटेंशियोमीटर सेटअप को मतलब बना सकें लेबोरेटरी। तो देखिए इसके ज़रिए हम कैसे ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट क्वेश्चन ऑफ किरचॉफ्स रूल। ठीक है, आप अब देखिए सबसे पहले इसका एक एप्लीकेशन हम देखेंगे, कैलकुलेट। ठीक है, मैं उससे पहले आपको इसका प्रिंसिपल समझाता हूँ। देखिए प्रिंसिपल क्या है, आप जो भी ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके टर्मिनल्स को आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब आप इस गैल्वेनोमीटर के साथ जो जॉकी कनेक्टेड है इसको इस वायर पे रोटेट करके देखेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइड करके देखेंगे। जब आप स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक जगह पर ऐसा नल पॉइंट मिलेगा आपको, जिसके लिए इस गैल्वेनोमीटर के का जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो उस पॉइंट को आप बोलेंगे नल पॉइंट। अब मान लीजिए सपोज करिए ये नल पॉइंट आया। अब अगर ये नल पॉइंट होगा तो फिर आप 100% बोल सकते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, तो कोई पोटेंशियल मतलब कोई करंट नहीं फ्लो करेगा और कोई करंट इधर भी फ्लो नहीं करेगा। तो 100% ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। तो फिर ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है और ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो फिर आप बोल सकते हैं जो ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वही एग्जैक्टली ईएमएफ के बराबर। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल। तो अब देखिए क्योंकि करंट हमको पता चल गया कि इस एक्सटर्नल जो सर्किट है, जिस मतलब एक्सटर्नल जो हमने कनेक्ट किया ईएमएफ, उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जितना भी करंट होगा वो इस बैटरी के थ्रू इस वायर में ही फ्लो करेगा। तो फिर उस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इज इक्व टू ई अपॉन आर। ठीक है, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए अगर यहाँ पर पोटेंशियल ई है और यहाँ ज़ीरो है तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इसके अक्रॉस, सॉरी यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ई है, या फिर आप सपोज करिए इसको ए और बी सपोज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसके अक्रॉस अगर वी ए बी पोटेंशियल है तो आप फिर आप बोल सकते हैं वी ए बी अपॉन लेंथ एल। वी ए बी अपॉन लेंथ एल, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अक्रॉस द वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो आर मैंने लिखा है ये बेसिकली दो रेजिस्टेंसेस का सम होगा। एक तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू रियोस्टेट के मतलब रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस होगा वो, प्लस इस मेटेलिक वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर आप और अच्छे से लिखना चाहें, मान लीजिए ये आर है और इस मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो फिर ये आई की वैल्यू हो जाएगी और वी ए बी कितना हो जाएगा, वी ए बी आप इजीली लिख सकते हैं, वी ए बी कितना हो जाएगा, आई इंटू स्मॉल आर। क्योंकि इस वायर के अक्रॉस मतलब पोटेंशियल ड्रॉप किसके कारण होगा, जो इसका रेजिस्टेंस है उसमें करंट का मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट करेंगे। तो वी ए बी सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू आर। और आई आपको पता है और आर की वैल्यू भी पता है, तो आप सिंपली वी ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि हमको किसी पर्टिकुलर लेंथ में पोटेंशियल निकालना है तो फिर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यही किसके बराबर होता है, वी ए बी पर यूनिट लेंथ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पता है तो आप सिर्फ लेंथ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप बोल सकेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ क्या हो जाएगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता चल गया लेमडा, तो फिर आप डायरेक्टली क्या बोल पाएंगे, लेमडा इंटू एल इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। ठीक है, तो अब देखिए इसके ज़रिए इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। जैसे पहली एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अननोन वैल्यू या फिर अननोन सेल। ठीक है, मतलब किसी सेल का आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो फिर देखिए क्या अरेंजमेंट करेंगे हम।
तो देखिए इस तरीके का सेटअप करेंगे हम। ये नोन ईएमएफ रहेगा और ये जो अननोन ईएमएफ जिसका आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये रियोस्टेट है और ये अमीटर। तो देखिए ये अमीटर हम क्यों लगाते हैं और रियोस्टेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बैटरी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाती है लेबोरेटरी में। तो अगर बैटरी डिस्चार्ज होने लगी तो फिर क्या होगा, इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट की वैल्यू जो है, ये जो सर्किट है ऊपर वाला लूप जिसमें करंट फ्लो करेगा, उसमें करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो फिक्स नहीं रह पाएगा। तो जब भी बैटरी डिस्चार्ज होने लगी तो फिर हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू कम होने लगेगी। तो हम करंट की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ कराने के लिए हम क्या करेंगे, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर देंगे, जिससे इस वाले सर्किट में करंट की वैल्यू कांस्टेंट रह पाए, ठीक है। तो देखिए करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे अननोन ईएमएफ, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए आप वही सिंपल प्रोसीजर, आप क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी कनेक्टेड है उससे इसकी लेंथ के ऊपर आप मतलब स्लाइड करेंगे इसकी लेंथ पर। तो सपोज करिए ये है ई अननोन और ये लेट से एल लेंथ पर जॉकी कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिर एल लेंथ पर कनेक्टेड होगी, तो फिर अगर मान लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है लेमडा, तो फिर आप बोल सकते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। लेट से ये ए है और ये सी है और ये बी, तो आप बोल सकेंगे वी ए सी किसके बराबर होगा, लेमडा इंटू एल। अब देखिए अगर लेमडा इंटू एल की वैल्यू अगर ये अननोन से ज़्यादा हुई, ठीक है, मतलब ये वाला ईएमएफ अननोन ईएमएफ से ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, करंट इस लोअर वाले सर्किट में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो फिर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो करंट नीडल इस लेफ्ट डायरेक्शन में टिल्ट होगी। और अगर लेमडा एल की वैल्यू ये अननोन से छोटी हुई, ठीक है, अगर ये छोटा हो जाए तो ईएमएफ डोमिनेट करेगा, तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो फिर गैल्वेनोमीटर की नीडल इस डायरेक्शन में टिल्ट होगी। तो इसका मतलब जिस भी पॉइंट पर नल पॉइंट आने वाला है उसके अक्रॉस जब भी आप नीडल को मूव कराएंगे तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएगी वो, ठीक है। तो आप जब भी जॉकी को स्लाइड करेंगे तो आप बस ये देखिए कि किस पॉइंट के अक्रॉस नीडल अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो आप 100% बोल पाएंगे कि उस पॉइंट उसी जगह पर नल पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो फिर ई अननोन डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। और लेमडा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ई अपॉन उस ऊपर वाले सर्किट से, क्योंकि इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ई अपॉन मान लीजिए ये आर है और इसका रेजिस्टर पूरे वायर का स्मॉल आर है, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो ई एम एफ अननोन कितना हो जाएगा, ई एल अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। तो इस तरीके से हम किसी भी अननोन सेल का ई एम एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब करंट की वैल्यू जीरो होने के कारण फ़ायदा क्या होगा, ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा, और कोई करंट अगर ड्रॉ नहीं करेगा तो फिर अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हुआ तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस नहीं आएगा। तो जो भी एसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बेट, मतलब ईएमएफ दैट इज इक्वल टू ईएमएफ, ठीक है। मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसका कुछ हुआ तो क्योंकि करंट कुछ पास नहीं करेगा तो इससे आप बोल सकते हैं जो भी पोटेंशियल डिफरेंस एसी के अक्रॉस आएगा वो एग्जैक्टली ईएमएफ के बराबर होगा, ठीक है। तो दिस इज एडवांटेजियस पोजीशन, जबकि ऐसा वोल्ट मीटर में नहीं होता था, क्योंकि वोल्ट मीटर में जब भी आप ईएमएफ कैलकुलेट करते थे तो कुछ ना कुछ करंट वो ड्रॉ करता था अपने पास, और करंट ड्रॉ करने के कारण आप उससे ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ फर्स्ट एप्लीकेशन। अब देखिए इस पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन भी है, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है।
ये सेकंड एप्लीकेशन है। अब देखिए ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने बताई, इसमें आप किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना सीखे। तो कभी कभी क्या करते हैं, हम दो सेल को कंपेयर भी करा लेते हैं कि कौन सा ईएमएफ ज़्यादा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ही मैं एक ईएमएफ और लगा दूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, तो फिर दोनों के लिए नीडल हम देखेंगे, मतलब E1 के लिए और E2 के लिए, दोनों के लिए हम नई मतलब दो लेंस कैलकुलेट कर लेंगे, एक L1 और एक L2। तो फिर लैम्डा तो कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि हमने रेयोस्टेट एमीटर से सेटिंग ऐसे कर रखी है। तो फिर डायरेक्टली हम कंपेयर भी कर सकते हैं, E1/E2 क्या हो जाएगा, L1/L2, ठीक है, क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ओके, तो अभी सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ पहले। तो देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। अब देखिए अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का कैलकुलेट करना है तो हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, कैपिटल R, और एक की लगाते हैं। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस ऐसा क्यों किया ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, इनिशियली ये की ओपन रहती है ना, इनिशियली की इज़ ओपन। तो जब की ओपन रहेगा तो फिर क्या होगा, इसके अक्रॉस कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो और कोई करंट नहीं जाएगा तो हमको एक डिफ्लेक्शन मिलेगा, मान लीजिए L1 लेंथ पे मिला। तो फिर आप क्या बोल पाएंगे, E इज इक्वस टू लेमडा इंटू L1, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट रीडिंग मिली आपको L1 पे जब की ओपन थी। फिर आप क्या करेंगे, इस की को जब क्लोज करेंगे तो फिर से आप यही प्रोसेस रिपीट करेंगे और फिर आपको एक और लेंथ मिलेगी L2। तो उस समय जब आप लिखेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कुछ मतलब चेंज हो जाएगा और आप बोल सकते हैं वो क्या होगा, I/R। अब देखिए जब आप इस की को क्लोज कर देंगे तो ये जो सेकंड लूप है इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करने लगेगा। तो उस करंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ उसको। व्हेन की इज क्लोज्ड, ठीक है। तो जब की क्लोज कर देंगे आप तो फिर क्या होगा, चलिए मैं डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूँ। इस तरीके से, है ना। तो फिर देखिए जब आप की को क्लोज कर देंगे तो फिर इस वाले लूप में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करने लगेगा। तो वो कैलकुलेट हम इजीली कर सकते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगा के। तो फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए जब भी आप गैल्वेनोमीटर स्लाइड करके नल पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे तो इन दोनों ब्रांचेस में तो कोई करंट नहीं जाएगा। तो लेकिन इस वाले लूप में करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, आई इज इक्व टू E/R प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो फिर ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो आपको L2 लेंथ से मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए नल पॉइंट सेकंड कितने पे आया, L2 लेंथ पर आया। तो जो लेमडा L2 होगा वो आप किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके बराबर होगा लेमडा L2। और ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, करंट इंटू वैल्यू इंटू आर सिंपली। तो आप क्या लिखेंगे, E/R/R प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए पहली इक्वेशन आई थी वो थी लेमडा इंटू L1 इज इक्वस टू ई, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमने अभी पिछले पेज पे जो लिखा था।
तो आपके पास ये दो इक्वेशन आएंगी, फिर आप इन दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ई भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा L2/L1 इज इक्वल्स टू R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो देखिए क्या मिलता है, L1/L2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई कैपिटल R। ठीक है, और ये R हमको नोन रहेगा, हमको अननोन रेजिस्टेंस सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए R आपको पता रहेगा, तो इस वाली इक्वेशन से आप इजीली स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी, L1/L2 माइनस 1 होल इंटू कैपिटल R। ये किसके बराबर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन EMF। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज गैल्वेनोमीटर। तो देखिए इस गैल्वेनोमीटर को हम डिटेल में मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा आइडिया लेना है बस ये क्या होता है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, है ना। ये अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके जरिए हमको एमीटर और वोल्टमीटर अभी पढ़ने में हेल्प मिलेगी, लेकिन इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो देखिए क्या होता है ये गैल्वेनोमीटर, आप इसके बारे हम इसके बारे में लिख सकते हैं, इट इज़ अ डिवाइस विच detects the value of which detects the current in a circuit। ठीक है, इट इज़ अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स द करंट इन अ सर्किट। मतलब बेसिकली क्या होता है, जब भी सर्किट से करंट फ्लो करेगा तो अगर आप गैल्वेनोमीटर उसमें कनेक्ट कर देंगे उस सर्किट में, तो करंट फ्लो होने का इंडिकेशन वो गैल्वेनोमीटर हमको दे सकता है। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। तो देखिए इसका स्कीमेटिक डायग्राम में बनाकर दिखाता हूँ आपको क्या होता है। अब देखिए क्या होता है इसमें गैल्वेनोमीटर में, एक कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम कॉइल को रखते हैं तो फिर जब उस कॉइल के थ्रू अगर करंट पास करे तो कॉइल रोटेट करती है। ये कैसे होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस आप जानिए कि जब भी हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कॉइल के थ्रू करंट पास कराएं तो वो करंट पास कराने के कारण रोटेट करने लगती है। तो रोटेट करती है तो फिर कॉइल अगर रोटेट करेगी तो उसके साथ जो नीडल होगी वो भी रोटेट करेगी, मतलब डिफ्लेक्शन होने लगेगा इस नीडल में। तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ करंट होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो बेसिकली जो भी करंट है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट करंट। ठीक है, तो अब देखिए इस गैल्वेनोमीटर के जरिए आप अमीटर और वोल्टमीटर दोनों बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर टू अमीटर कैसे बनता है वो अब हम सीखेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले मैं एमीटर के बारे में बताता हूँ ये क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये तो आपको प्रीवियस नॉलेज से भी पता होगा कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मेजर करता है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर के ज़रिए हम कैसे बनाते हैं। सपोज करिए ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और लेट्स से आपको ये करंट की वैल्यू मेजर करनी है आई। तो आप क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस एक
रजिस्टर बहुत स्मॉल अमाउंट का रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, और उस रजिस्टर को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, है ना। शंट रेजिस्टेंस मतलब वेरी लो वैल्यू रेजिस्टेंस, जिसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा जब आप इसको, मतलब इस आई को अगर आप मेज़र करना चाहते हैं, तो फिर जब आप पैरेलली कनेक्ट कर देंगे इस शंट को इस गैल्वेनोमीटर के साथ, तो कुछ करंट इस जी से जाएगा और कुछ करंट इस शंट से जाएगा, और इसी शंट रेजिस्टेंस के बारे में हम लिख सकते हैं वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मतलब शंट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का रजिस्टर जिसको हम गैल्वेनोमीटर से पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये करंट मतलब आप ऐसा कर देंगे तो फिर जब जो करंट होगा दोनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखिए शंट रजिस्टर को हमने पर्पसफुली बहुत छोटा मैग्नीट्यूड का लिया है। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए अगर आप इस आई को मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर इस एमीटर को आपने यूज़ किया यहाँ पे किसी सर्किट के अलाउंग, तो फिर एमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वो उस सर्किट में जिसमें आपने एमीटर को कनेक्ट किया है उस सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, और रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा तो फिर आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फिर हम चाहते हैं कि एमीटर ऐसा यूज़ करें जिससे उस पूरे एक्सटर्नल सर्किट का रजिस्टर चेंज ना हो, ठीक है। तो फिर हमने उस पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए क्या किया, एक बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का रजिस्टर हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, आपने पढ़ा है पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे से भी छोटा रजिस्टर होता है ना। आर इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रजिस्टर जो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए अगर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है तो मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इससे भी छोटा होगा। अब ये अगर बहुत छोटा होगा, मतलब आइडियल एमीटर की बात करें तो ऑलमोस्ट ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो आई की वैल्यू आएगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आ पाएगी। तो शंट रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा ये नेग्लिजिबल होगा रेजिस्टेंस इस एमीटर का, और इस आई की वैल्यू आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर आई जी करंट गया तो यहाँ कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। तो फिर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए शंट को मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करूँ तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप कोई भी अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस आई जी को हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और इस आई को हम बोलते हैं जो कैपिटल आई है रेंज ऑफ एमीटर, ठीक है। तो एमीटर को जब भी आप सर्किट में, जिस सर्किट में आप करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि करंट तभी पास, मतलब करंट जब सीरीज़ में फ्लो कर, मतलब एमीटर को जब आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो करंट तभी 100% इन दोनों के पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा तो आप बोल पाएंगे कि पूरा का पूरा करंट शंट के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। अगर आप एमीटर को पैरेलल लगा देते तो क्या होता, ये करंट जो है मतलब सारा का सारा एमीटर से पास नहीं कर पाता, ठीक है। तो सारा का सारा करंट एमीटर से पास करे इसके लिए हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अब हम सीखेंगे। तो देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए वोल्टमीटर के बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं इसके लिए। इट इज़ अ डिवाइस which measures
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वोल्टमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसी दो टर्मिनल्स के अक्रॉस। तुम गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में एक बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक है, सीरीज में। इस आर को हम लिख सकते हैं वेरी हाई मैग्नीट्यूड। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम एक बहुत हाई मैग्नीट्यूड का रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, और फिर ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टमीटर। और यहाँ पे इस वाले पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, एमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ, आपको पता है वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। जैसे सपोज करिए आप लेट्स से ये कोई लोड है और इसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर 100% आपको इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा, तभी तो आप इन टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर देखिए इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो फिर वोल्टमीटर की वैल्यू हाई एक्यूरेसी की हो, तो इसके लिए इस वाले वोल्टमीटर में कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर सोचिए कुछ करंट इस वोल्टमीटर से चला गया तो फिर क्या होगा, जो करंट की वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, और इसमें करंट की वैल्यू चेंज हो गई तो जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए था वो ये नहीं रीड कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस हम इसके सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप इसको पैरेलल में लगाएंगे तो इस वाली ब्रांच में बहुत हाई रेजिस्टेंस होने के कारण कोई भी करंट इधर नहीं फ्लो कर पाएगा, ठीक है। और कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो फिर आप एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी से आप उसकी एक्यूरेट वैल्यू बता पाएंगे द पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो दिस इज सेटअप फॉर वोल्टमीटर। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सपोज इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है। तो फिर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आई इंटू जी प्लस आर इज वोल्टमीटर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए ये जो V की वैल्यू आई इसको आप बोलते हैं रेंज ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है। और ये I क्योंकि इस वोल्टमीटर से फ्लो कर रहा है तो फिर 100% ये क्या होगा, आई जी के बराबर होगा, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्योंकि गैल्वेनोमीटर को हमने रजिस्टर से सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो ये आई 100% जी के अक्रॉस ही जाएगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन इसके लिए और ये इक्वेशन एमीटर के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज से करके देख सकते हैं, और इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर। थैंक यू वेरी मच।